हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। क्लास 12th का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, या फिर अगर आप आईआईटी जेई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस में हमें यूज़ होता है। और बच्चे कभी कभी डरने लग जाते हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि कैसे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और केवल केवल 10 मिनट में आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड। चलिए, किरचॉफ्स ने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है तो उस सर्किट के सारे ब्रांचेस, जैसे अगर मैं आपके पास एक सर्किट रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल सर्किट जो हम लोगों ने लिया है इसके जो सारे ब्रांच है, जैसे देखिए ब्रांच ए से बी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ब्रांच बी से डी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और दो अलग अलग जगह आप देखिए तो यहाँ पर ईएमएफ, या दो अलग अलग जगह आप कह दीजिए तो बैटरी लगाई गई है। इनसे निकलने वाली करंट हर एक ब्रांच में कितनी होगी और हर एक ब्रांच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, इस चीज को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने का जो तरीका दिया उन्होंने किसने दिया, किरचॉफ ने दिया। तो इन्होंने दो लॉ अपने दिया जिसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। और किरचॉफ्स के दो नाम लॉ बने, एक किरचॉफ्स करंट लॉ बना और दूसरा क्या बना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ। देखिए पहला लॉ जिसे आप लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसे हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे आप लोग केवीएल लिखते हैं, सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। पहले को आप करंट लॉ भी कहते हैं। पहला लॉ बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए बात करते हैं पहले लॉ का। तो पहला लॉ आपको डिफाइन करता है किरचॉफ्स करंट के बारे में। और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है आपसे कि एट अ जंक्शन पॉइंट, जंक्शन का सीधा सा मतलब ऐसे समझिए जहां पर बहुत सारी चीजें आकर के मिल रही हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा किसी स्टेशन का नाम जंक्शन कहते हैं जैसे अगर हम बात करें प्रयागराज जंक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जगहों से गाड़ियाँ आती हैं, ट्रेन्स आती हैं, वो वहाँ पे मिलती हैं और यहाँ से अलग अलग जगहों को जानती है। मतलब अलग अलग जगह से ट्रैक आकर के मिले हुए हैं, अलग अलग जगह से वायर्स आकर के मिले हुए हैं। हम मान लेते हैं कि एक यहाँ सर्किट से I1 आया होगा, फिर यहाँ से आया होगा I2 आया होगा, फिर किसी पॉइंट से I3 आया होगा, फिर इस पॉइंट से ही कहीं को जा रहा होगा I4 और I5। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि I1 I2 I3 I4 I5, देखिए टोटल 5 ब्रांचेस बनी यहाँ पर। और I1 करंट आप देखिए तो इस जंक्शन की तरफ, इस पॉइंट की तरफ आ रही है। I2 करंट आप देखिए तो इस पॉइंट की तरफ आ रही है। I3 करंट देखिए तो इस पॉइंट की तरफ आ रही है। तो हम कह सकते हैं दे आर एंटरिंग टू द पॉइंट और एंटरिंग टू द जंक्शन। I4 और I5 को अगर आप देखिए तो दे आर लीविंग द जंक्शन, दे आर लीविंग द पॉइंट। मैं इस पॉइंट को अगर P का नाम दे देता हूँ, पॉइंट को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, P। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ अगर इसकी स्टेटमेंट हम लिखें तो अकॉर्डिंग टू दिस the algebraic sum of current at junction point is always zero। ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चलिए, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, समीशन ऑफ ऑल करेंट्स इज ऑलवेज जीरो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो टोटल कितनी करंट थी, तो यहाँ पे करंट थी I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए ये करंट्स आ रहे थे इसलिए हमने इन्हें प्लस लिया, और इसी पॉइंट से I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, दे आर एक्चुअली एंटरिंग द जंक्शन, और I4 एंड I5 दे आर एक्चुअली लीविंग द जंक्शन। So the sum of all currents entering to the junction point is same as the sum of all current leaving the junction point। यही आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बनता है, जिसे आप लोग जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। देखिए मान लेते हैं यहाँ से 2 चार्ज, यहाँ से 4 चार्ज, यहाँ से 10 चार्ज आया होगा, तो टोटल 2 4 10, 2 4 10 16 चार्जेस होंगे और वो लीव कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली 16 आए तो 16 ही जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होगा। आइए दूसरे लॉ की बात करते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं।
यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया हुआ है, इसका इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे और इसका ड्रॉ करना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे आप लोग सेकंड लॉ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले स्टेटमेंट के बारे में सुनते हैं, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ all EMF and potential drops in a closed loop, in a closed loop is always zero. अच्छा, अब ईएमएफ का क्या मतलब है और पोटेंशियल ड्रॉप्स का क्या मतलब है? देखिए, ड्रॉप कब होगा? जब उसको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, जब उसको हम यूज कर रहे होंगे। और ईएमएफ का क्या मतलब है? जो बैटरी या जो सोर्स के फॉर्म में हम उसको ऐड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस सर्किट को देखिए तो यहाँ पर ईएमएफ ऐड हुआ है, यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर ईएमएफ है, बस 3 जगह। और इस रेजिस्टेंस ने भी ड्रॉप किया, 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 क्योंकि रेजिस्टर क्या होता है? वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। अब सबसे पहली बात आती है कि यहां पर अगर मैं एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ ऑल ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? डेफिनेटली उसका कंज्यूम करेगा, तो माइनस एंड सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप्स, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 0। सम ऑफ ऑल ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं समेशन ऑफ ऑल वी माइनस ऑफ समेशन ऑफ ऑल आई टाइम्स आर इक्वल्स टू 0। तो ये आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में बन गया। अब आइए समझते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को लिखा जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से 3 स्टेप्स में पार्ट को बांटा है। आइए स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 आपसे क्या कहता है? द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रैवर्सिंग अ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज माइनस ऑफ आर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टर हो, ठीक है, और इस रजिस्टर में करंट जो हो रही हो वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही हो। ध्यान से सुनिएगा, करंट कहां से कहां जा रही है? ए से बी की तरफ जा रही है, और मैं ए से बी की तरफ ही जा रहा हूं। मतलब मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में ए से बी की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूं किसी क्लोज्ड लूप में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वी ए माइनस ऑफ आई आर, इसका जो रेजिस्टेंस रहा होगा आ रहा होगा, और इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं? वी बी। मतलब जो पोटेंशियल यहां पे रहा होगा उसको कुछ खा गया होगा आर ने, और बी वही पोटेंशियल बचा होगा कहां पे? बी पॉइंट पे। और क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर यहीं पर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ये ए से बी जाए, मैं ए से बी जा रहा हूं बट करंट की डायरेक्शन ये है। ध्यान से दीजिएगा, मैं ए से बी जा रहा हूं बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी ए प्लस ऑफ आई आर इक्वल्स टू बी बी। तो हमें क्या बस इतना ध्यान रखना है, अगर रेजिस्टेंस को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो माइनस आई आर लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो प्लस आई आर लेंगे। उसी तरीके से वोल्टेज के लिए, वोल्टेज का मतलब क्या? ईएमएफ के लिए, सोर्स के लिए। इफ द चेंज इन पोटेंशियल इन अ ट्रैवर्सिंग एन ईएमएफ सोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब अगर आप ध्यान से देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए, हम यहाँ पे वी ए ले लें, यहाँ पे हम वी बी ले लें, तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस ई लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज ई के फॉर्म में डिफाइन है, ई के फॉर्म में डिफाइन है, तो हम क्या लिखेंगे? वी ए प्लस ई इक्वल्स टू क्या? वी। वहीं पर अगर आप जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो कुछ इस तरीके से थी, हम इसका, हमारे पास पहला क्या आया? नेगेटिव टर्मिनल आया। वहीं पर अगर ये क्या आ जाए? पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए, हम वी यहां से ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसका ई है। अब अगर आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है कुछ, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस करने में पहले जो टर्मिनल आया है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा? वी ए माइनस ऑफ ई इक्वल्स टू वी बी। जस्ट अपोजिट, रेजिस्टेंस को अगर करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो माइनस आई आर लिखा जाएगा। अगर किसी सोर्स को माइनस से प्लस में क्रॉस करते हैं, माइनस से प्लस में क्रॉस करते हैं तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, प्लस से माइनस में क्रॉस करते हैं तो नेगेटिव लिखा जाएगा। तीसरा कैपेसिटर के लिए आता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर की प्लेट जुड़ी हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। उसी तरीके से कैपेसिटर की प्लेट जुड़ी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए। ध्यान से देखिए, द चेंज इन द पोटेंशियल एंड ट्रैवर्सिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज पॉजिटिव क्यू सी। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे आप तो वी ए पॉजिटिव ऑफ क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी बी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वी ए नेगेटिव ऑफ क्यू बाई सी इक्वल्स टू।
ये 3 स्टेप, ये 3 तरीके थे और यही यूनिवर्सल तरीके कह सकते हैं आप, इनसे ज्यादा कहीं यूज ही नहीं होगा। आइए वापस आते हैं हम लोग अपना जो हम लोग के पास एक डायग्राम था, उस डायग्राम में इसे अप्लाई करते हैं। चलिए इस डायग्राम के लिए हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं। मैं क्लोज लूप स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए से जाता हूं बी की तरफ, बी से जाऊंगा सी की तरफ, सी से जाऊंगा डी की तरफ, डी से जाऊंगा इस वाले पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं ई की तरफ, और फाइनली ई से जाऊंगा ए की तरफ। ठीक है, पूरी सर्किट में देखिए करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ किया गया है, सी की डायरेक्शन मतलब हर जगह करंट की डायरेक्शन, हर जगह ईएमएफ की डायरेक्शन को बताया गया है। तो इन दिस सर्किट चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से। देखिए पॉइंट ए पर कोई सोर्स नहीं है, हम बढ़ रहे हैं इस तरफ। देखिए I1 करंट इधर की तरफ जा रही है। I1 करंट मतलब इस रेजिस्टेंस को हम किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ I1 टाइम्स ऑफ, देखिए ये जो रेजिस्टेंस डिफाइन है ये R1 डिफाइन है, तो मैंने माइनस ऑफ I1 R1 लिख दिया। अब ध्यान से आप देखिए R2 रेजिस्टेंस में जो करंट है वो इधर को आ रही है और हम R2 को क्रॉस कर रहे हैं इस तरफ से, तो हम R2 को करंट के अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए प्लस ऑफ I2 R2 लिखा जाएगा। फिर प्रोसीड करते हैं। देखिए अब यहां पर एक सोर्स आ गया है और सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल आया है। अगर सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं सी से डी की तरफ, तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा या नेगेटिव ही लिखा जाएगा, तो डेफिनेटली नेगेटिव ऑफ E1 लिखा जाएगा। फिर अब देखिए हम डी से ई की तरफ जा रहे हैं और डी से ई की तरफ जाने पर जो R3 करंट I3 भी सेम डायरेक्शन में है, तो R3 को हम करंट की डायरेक्शन में ही क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा माइनस ऑफ I3 और रेजिस्टेंस क्या है आपका R3। फिर इस बैटरी को, इस सोर्स को आप कैसे क्रॉस कर रहे हैं, देखिए तो नेगेटिव टर्मिनल आया है, नेगेटिव आया है जिसका मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा प्लस ऑफ E2। देखिए अब हम फाइनली पॉइंट ई पे पहुंच चुके हैं। अब पॉइंट ई से हम क्रॉस कर रहे हैं इसे इस तरफ से। ध्यान से देखिए तो I4 करंट 4 इस ब्रांच में इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस को हम इन डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं और जो सोर्स आया उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस ऑफ E1 लिखा जाएगा, प्लस ऑफ E1 लिखा जाएगा, और रेजिस्टेंस को हम लोग फिर सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ I4 R4 लिखा जाएगा और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान भाषा में, कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया। आइए क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, कहा है इन द सर्किट सोन इन द फिगर फाइंड आउट द करंट थ्रू द ब्रांच BD। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए ब्रांच BD, तो ये ब्रांच BD यहाँ से यहाँ है। मैं मान लेता हूं कि किसी एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, यहां पर लूप मानना सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए कितने लूप हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक छोटा लूप ये, एक छोटा लूप ये, और एक बड़ा लूप ये वाला है, टोटल 3 लूप है। ठीक है, अगर पॉइंट बी पे आप देखिए तो बी पर यहां पे भी वायर आया है, यहां से वायर है, यहां से वायर गया है, तो बी और डी जंक्शन पॉइंट है, तो एट जंक्शन पॉइंट बी, एट जंक्शन पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट बी पर ध्यान से सोचे, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो 15 वोल्ट से करंट स्टार्ट होती है मूव करना, तो आई करंट यहां से फ्लो कर रही है, ये आई करंट यहां पर इसमें इस तरफ जा रही है, तो आई करंट यहां पर इस तरफ जा रही है, यहां से ये आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वन करंट इज पासिंग थ्रू दिस, हम इसका I1 नाम दे देते हैं, वन करंट इज पासिंग थ्रू दिस, हम इसे I2 नाम दे देते हैं। तो अगर आप देखिए एट पॉइंट बी, तो आई जो है वो I1 प्लस I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब ये I2 करंट कुछ इस तरफ जा रही होगी, I2 करंट यहां पर कुछ इस तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए तो I2 करंट इधर आ रही है, फिर I2 करंट यहां पे इस तरफ आ रही है, इस वाले पॉइंट पे I2 अच्छा मैंने गलत नाम दे दिया, यहां पे I1 होगा ना, ये आपका I1 है, ये आपका क्या है I1 है, और यहां ऊपर से देखिए I2 करंट आ रही है ब्रांच BD में, और यहां पे फिर से I1 और I2 मिल गई और आपस में फिर से I करंट यहां पर फ्लो कर रही है। मैं कुछ पॉइंट के नेम बढ़ा देता हूं, जैसे इस पॉइंट को E नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को F नाम दे देता हूं। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन हमने बना लिया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। अब इन लूप, दो अलग अलग लूप से इक्वेशन बनाते हैं, इन लूप A B D E A, A B D E A। चलिए इस लूप में अगर देखा जाए तो हम 15 वोल्ट से अगर लिखें तो 15 वोल्ट देखिए पॉजिटिव चल रहे हैं, इसको हम लोगों ने कैसे क्रॉस किया है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आया होगा, तो 15 हम सबसे पहले लिख सकते हैं। फिर इस रेजिस्टेंस को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ 6i लिखा जाएगा। फिर आप देखिए इस रेजिस्टेंस को भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ 3i2 लिखा जाएगा।
उसके बाद फाइनली देखिए यहाँ पर आए, फिर से दो सोर्स के पास, फिर से टर्मिनल के पास आ गए, 0 हो गया, इसी को इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए। देखिए 15 माइनस ऑफ 6, आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 3I2 इक्वल्स टू 0। इसे लिखा जाए 15 माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 6I2 माइनस ऑफ 3I2 इक्वल्स टू 0। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बन गया आपका टर्म 15 माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 9I2 इक्वल्स टू 0। इसमें 3 कॉमन दिख रहा है बहुत आसान तरीके से, तो 5 माइनस 2I1 माइनस 3I2, 5 माइनस 2I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब एक और लूप लेते हैं, देखिए क्योंकि हमें 2 वेरिएबल निकालने हैं तो 2 अच्छे तरीके से इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास ना। इन लूप, अब आप चाहें तो एक बड़ा बिगर लूप एज्यूम कर सकते हैं और आप चाहें तो ये छोटा वाला लूप भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम छोटा लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप है ये, BCFD। चलिए पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं देखिए तो 3I1 तो माइनस ऑफ 3I1, फिर हम आगे गए, यहाँ पे सोर्स मिला तो सोर्स देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में क्रॉस कर रहे हैं तो सोर्स को माइनस ऑफ क्या रखा जाएगा 30। फिर आगे बढ़ रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 ओम को हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए प्लस ऑफ 3I2 लिखा जाएगा इक्वल्स टू 0 लिख दिया जाएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए, देखिए 3 सभी में कॉमन है। अगर यहाँ पे 3 सभी में कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए 3I2 है, वहां पे भी 3I2 है। इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर, यहां पे माइनस 3I2 है, वहां पे प्लस 3I2 है। हम दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो 5 माइनस 2I1 माइनस ऑफ 3I2 माइनस 3I1 माइनस 30 प्लस 3I2, 3I2 और 3I2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपको जो बचा हुआ टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 माइनस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 3I1 माइनस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 30 आपको कितना मिलेगा, माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25 को आप उस तरफ भेजेंगे तो 25। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 5I1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिला कितना 25। I1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 25 डिवाइड बाई माइनस 5, आपको कितना आ जाएगा -5 एम्पियर। आपके पास I1 की वैल्यू आ चुकी है। I1 की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी और क्वेश्चन हमसे I2 की वैल्यू ही पूछ रहा था। ठीक है, इन इक्वेशन 4 अगर हम इक्वेशन 4 में किसकी वैल्यू रख दिया जाए, I1 की वैल्यू रख दिया जाए, तो देखिए माइनस ऑफ 3 टाइम्स माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 3 टाइम्स माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 30 प्लस ऑफ 3I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 माइनस 30, तो माइनस 15 मिलेगा, ट्रांसफर होकर इस तरफ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। तो 3I2 इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, पॉजिटिव 15, और I2 इक्वल्स टू आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 5 एम्पियर। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा किरचॉफ्स के दोनों लॉ। तो फिर से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे बात करेंगे आपसे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। बाय बाय।